गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। और हम लोग आज जो है वो गॉस के नियम के अनुप्रयोग सीखेंगे। तो गॉस के नियम के अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग है एक समान आवेशित अनंत लंबाई का चालक है। तो देखिए ये एक अनंत लंबाई का हमने एक चालक ले रखा है। डॉट डॉट दिखाने का मतलब हो गया ये अनंत लंबाई का है और ये धनात्मक आवेश है इस पर, और इसकी रेखीय आवेश घनत्व जो है लैम्डा है। यदि एक अनंत लंबाई का चालक जिस पर रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है कि लंबाई L पर वैद्युत आवेश Q हो, तो इससे दूरी R पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस के प्रमेय से ज्ञात की जा सकती है। देखो बच्चों, इससे R दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु P स्थित है। यहीं पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और इसके लिए हमको इस अनंत लंबाई के चालक के सिमेट्रिकल एक गॉसियन सरफेस देना पड़ेगा। और गॉसियन सरफेस एक सिलेंडर बनेगा और ये सिलेंडर जो है वो जिसकी त्रिज्या R होगी और जितना लंबाई मैंने ये ले रखा है वो L, इस L लंबाई पर आवेश कितना हो गया Q। अब यहाँ पर देखिए तीन सरफेस बन गई, फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस, थर्ड सरफेस। और यहाँ पर गॉसियन सरफेस है। ये कर्व सरफेस के अराउंड हर जगह जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो एक समान होगा। यहाँ पर अगर एक क्षेत्रफल सदिश ds ले रहे हैं आप, तो यहाँ पर एकांक धनावेश सपोज करेंगे P पर, तो उस पर ये जो धन इस चालक पर है वो भी बाहर की तरफ वैद्युत क्षेत्र लगाएगा E। तो E की दिशा आप देख रहे हैं बाहर की ओर आ गया। यहाँ पर अगर हम क्षेत्रफल सदिश लेंगे तो इस तल के लंबवत आएगा, ऊपर वाले तल का लंबवत ऊपर की तरफ हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो यहाँ पर धनावेश रखने के बाद बाहर की तरफ रहेगा, E यहाँ बाहर हो जाएगा। इसी प्रकार नीचे वाले बिंदु पर देखेंगे तो यहाँ पर ds बाहर की ओर और वैद्युत क्षेत्र E बाहर की ओर होगा। तो इस तरह तीनों पृष्ठों पर, पहले वाले पृष्ठ पर, दूसरे वाले पृष्ठ पर, तीसरे वाले पृष्ठ पर हमने वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लिए बात कर ली। चलिए, गॉस के प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या है बच्चों? तो आप जान रहे हैं कि क्लोज सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds जो बंद सतह के लिए वैद्युत क्षेत्र का क्षेत्रफल समाकलन होता है वो Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन 0 होता है, जैसा कि गॉस थ्योरम में आपको पढ़ाया जा चुका है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो तीन तरह की सरफेस है, एक ऊपर वाली, एक बीच वाली कर्व वाली और एक तीसरी वाली। तो यहाँ तीनों को हम अलग अलग लिखेंगे। फर्स्ट सरफेस के लिए E डॉट ds प्लस सेकेंड सरफेस के लिए E डॉट ds और प्लस थर्ड सरफेस के लिए E डॉट ds।
और ये टोटल चार्ज अंदर कितना है आपकी बार ध्यान में आ गया होगा, Q बाई एप्सिलॉन 0। तो ये बात ध्यान रहना चाहिए आपको। फर्स्ट सरफेस के लिए आप ध्यान देंगे तो E और DS के बीच का एंगल देखिए यहाँ पे कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। आपको दिखाई पड़ गया होगा ये एंगल यहाँ कितना है, ये 90 डिग्री। तो ये क्या आ गया, डॉट प्रोडक्ट EDS cos 90 डिग्री प्लस सेकंड सरफेस पे गौर कीजिए जरा, E और DS दोनों की डायरेक्शन आप देखिए सेम है। तो यहाँ पर EDS cos 0 डिग्री ये हो गया, और ये सेकंड सरफेस हो गया, प्लस थर्ड सरफेस पे फिर गौर करिए आप, देखिए E और DS यहाँ फिर 90 डिग्री पर, क्योंकि इस सरफेस पे नीचे की तरफ है, इसका DS जो है वो नीचे आएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज आता है, यहाँ पर जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे वो बाहर की तरफ रिपेल होगा, तो वो बाहर की तरफ हो गया। इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो EDS cos 90 डिग्री, तो ये कितना आ गया, Q बाई एप्सिलॉन 0। देखिए यहाँ पर cos 90 0 आ गया, यहाँ पर इस पूरे कर्व सरफेस के लिए E कांस्टेंट है, यही गॉसियन सरफेस की परिभाषा है, जिसके हर बिंदु पर एक दिए गए आवेश के सममित तल लेते हैं, सिमेट्रिकल एक तल लेते हैं, और उसके हर बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया, तो E बाहर आ गया, DS का इंटीग्रेशन cos 0 की वैल्यू ऑलरेडी 1 हो गई, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो ये आ गया 0, ये Q बाई एप्सिलॉन 0, तो ये भी ध्यान में आ गया होगा आपको। अब इसके अलावा आप अगर ध्यान देंगे तो EDS का मतलब ये छोटा एरिया इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा कर्व सरफेस आ जाएगा। पूरा कर्व सरफेस कितना आएगा, लंबाई L रेडियस R, तो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस होता है वो बच्चों 2 पाई RL दैट इज Q बाई एप्सिलॉन 0। तो इसलिए E की वैल्यू कितना आ गई, Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 RL, ये आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो गया। तो बच्चों ये ध्यान में आ गया होगा आपको, लेकिन आप जानते हैं इस बात को कि यहाँ पर परंतु जो रेखीय आवेश घनत्व है लैम्डा वो Q बाई L होता है, जिसका मात्रक कूलम पर मीटर होता है। इसलिए यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो E बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 R लिखा जाएगा। तो ये भी बच्चों लैम्डा के टर्म में, लैम्डा के रूप में ये एक फार्मूला हो गया। अब अगर आप ध्यान दें, हमसे ग्राफ प्लॉट करने के लिए कहा जाए कि R में और E में आप ग्राफ प्लॉट कर दो, तो बच्चों देखो कि यहाँ पर ये इम्प्लाइज बता रहा है कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। E R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे E घटेगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो ये बच्चों आपका फार्मूला हो गया। ध्यान अगर आप दें तो ये फार्मूला है, किसके लिए है, गॉस के अनुप्रयोग का ये पहला सिस्टम है, जिसमें आपको पूरा आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि कैसे एक समान आवेशित अनंत लंबाई के चालक के कारण, अनंत लंबाई के चालक के कारण हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए ये फार्मूला ड्राइव किया है। और इसको जरूर अभ्यास कीजिएगा बच्चों। यहाँ ध्यान दीजिएगा बारीकी कि ये क्लोज होता है, ऊपर का ढक्कन, नीचे का ढक्कन और बीच वाला ये कर्व एरिया। लेकिन जब ये अलग अलग लिख रहे हैं तो देखो ये ऊपर का अलग तल है, ये क्लोज नहीं है, अलग से अकेला है। ये सेकंड वाला फिर क्लोज नहीं है, ये अकेला है, और थर्ड फिर क्लोज नहीं है। तीनों अलग अलग नहीं क्लोज है, यहाँ देखिए क्लोज नहीं लगाया है, लेकिन तीनों मिलाकर देखिए हमने क्लोज किया हुआ है। तो ये बारीकी का ध्यान रखिएगा बच्चों। और यहाँ पर इस तरीके से हमने ये 90 डिग्री होने के नाते 0 हो गया, यहाँ पर cos 0 की वैल्यू 1, E कांस्टेंट है, बाहर आ गया। सेकंड सरफेस का जो सरफेस इंटीग्रल है वो उसके सरफेस एरिया के बराबर, अर्थात 2 पाई R इंटू L है। तो इस तरीके से इंटीग्रेट होकर के ये फार्मूला आता है। उम्मीद है बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई होगी, अच्छी लगी होगी। तो ध्यान दे लीजिए, जहाँ कोई समस्या आए, कम समझ में आए, बिल्कुल पूछ लीजिएगा। ठीक बच्चों, थैंक यू सो मच। और जहाँ दिक्कत हो वहाँ बताइएगा, इसको हम लोग बताया। वेलकम बच्चों, अच्छे होंगे, लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ताकतवर ढंग से आप चला रहे होंगे। तो आइए बच्चों, आपको हम जो है वो आज गॉस के अनुप्रयोग का दूसरा एक कॉन्सेप्ट नंबर 2 बताते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है आपका, एक समान
रूप से आवेशित अपरिमित लंबाई की, अपरिमित आकार की चादर, चादर का मतलब शीट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की गणना कैसे की जाती है, कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ये आज आपको हम सिखाते हैं। तो ध्यान देंगे, ये आपकी एक अपरिमित आकार की, ये देखिए डॉटेड लाइन्स दिखा रहा हूँ, अपरिमित आकार की एक चादर हो गई और इस चादर पे धनावेश है तो इसको प्लस आवेश से हम दिखा दे रहे हैं, ध्यान में आ रहा होगा आपको। और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। इससे r दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु है P, इसी पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं। तो इसका कोई एक क्षेत्रफल ले लेते हैं S, इस क्षेत्रफल से उतनी ही दूरी पर अगर दो हम समान क्षेत्रफल ले लें और इसको क्लोज कर दिया जाए, ये क्लोज आपको एक लाइन दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन एक्चुअली ये सिलेंडर है, यहाँ पर देखिए गोल है, यहाँ पर एक गोल है, इसका केंद्र दिखा देते हैं और इसको मिलाने वाला ये सरफेस हो गया तो एक सिलेंडर बन गया। ये यहाँ पर 3 सतह हो गई, एक इस प्रकार का ये सर्किल और ये एक पूरा का पूरा ये एक सिलेंड्रिकल ब्लॉक पूरा, और ये आपका एक थर्ड एक ये फिर सर्किल है। इस पर अगर आप ds के बारे में सोचेंगे स्थित सदिश, तो ये इस पार्श्व की सरफेस है तो इसका स्थित सदिश से लेफ्ट साइड हो जाएगा। यहाँ पर लेंगे तो ये स्थित सदिश देखिए इस कर्व सरफेस पर ये परपेंडिकुलरली होता है, ऊपर की तरफ ले लेंगे, ये है ds का आकार इस कर्व सरफेस पर ऊपर की तरफ, और यहाँ पर अगर ds आप देखेंगे तो ds देखिए इधर हो जाएगा। आइए, यदि अपरिमित आकार की आवेशित चादर का क्षेत्रफल आवेश घनत्व सिग्मा हो तो इससे दूरी r पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस के प्रमेय से ज्ञात की जा सकती है। तो यहाँ गॉसियन सतह एक बेलन लेंगे जो चित्र में प्रदर्शित है। तो आप देख रहे हैं चित्र में एक गॉसियन सरफेस प्रदर्शित है। अब यहाँ पर हम गॉस के प्रमेय से गॉस के प्रमेय लगा देते हैं। तो गॉस के प्रमेय से क्लोज सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds जो होता है वो Q इनसाइड अपॉन
एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। इस बात को आप समझ सकते हैं। यहाँ क्यू इनसाइड क्या हो जाएगा, इसको आप जरा समझें। यहाँ क्यू इनसाइड कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 सरफेस है। फर्स्ट सरफेस के लिए जो सर्कुलर था ई डॉट डी एस, प्लस सेकेंड सरफेस के लिए जो कर्व था, बेलन का कर्व हिस्सा, ई डॉट डी एस, और थर्ड सरफेस के लिए अगर आप गौर करेंगे, थर्ड सरफेस के लिए अगर आप गौर करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि थर्ड सरफेस के लिए भी आपका ये ई डॉट डी एस दैट इज इक्वल टू, अगर यहाँ अंदर में चार्ज यहाँ पे क्यू है इस बेरल के अंदर, तो इनसाइड चार्ज क्यू बाई एप्सिलॉन 0। उम्मीद है आपको दिख भी रही होगी, समझ में भी आ रही होगी। तो चलिए बच्चों, फर्स्ट सरफेस के लिए अगर आप गौर करिए तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, तो ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट यहाँ पर एकांक धनावेश को इधर लेफ्ट साइड में रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये बाईं तरफ होगी। तो ये आपका इस रूप में इंडिकेट किया जा रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए चादर है, यहाँ पर अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेंगे हम एकांक धनावेश, तो ये भी लेफ्ट साइड आएगा, और इस तरीके से यहाँ पर देखिए एंगल 90 डिग्री बन जा रहा है। और यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ अगर धन चार्ज रखेंगे तो ये पॉजिटिव प्लेट इसको इधर राइट साइड रिपेल करेगी, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है। फिगर में ये ई और बनाना बहुत ज़रूरी है, ई जरूर बना लीजिएगा। तो ये आपका देखिए ई डॉट एस डी एस, इसकी वैल्यू आ जाएगी ई डी एस कॉस 0 डिग्री। सेकेंड सरफेस के लिए अगर आप ध्यान देंगे तो ये ई डी एस कॉस 90 डिग्री। यहाँ वेक्टर नहीं लगाइएगा क्योंकि ये ए डॉट बी जो होता है वो ए बी कॉस थीटा होता है, तो उसी रूप में चल रहे हैं हम। तीसरा जो सरफेस हो गया वहाँ भी ई डी एस कॉस 0 डिग्री, और ये क्यू बाई एप्सिलॉन 0 आ गया, ध्यान में आ रहा होगा आपको। फर्स्ट सरफेस के लिए ही यहाँ पर ई कांस्टेंट माना जाएगा इस पूरे सरफेस पर, जितना ये है उतना ये भी है, तो ये कांस्टेंट है, इक्वल दूरी पर है। ई बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट सरफेस, यहाँ कॉस 90 आपका 0 आ गया। यहाँ भी ई कांस्टेंट हो गया थर्ड सरफेस के लिए, ये डी एस आ गया, और ये क्यू बाई एप्सिलॉन 0। डी एस ये छोटा एरिया है, इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा एरिया आएगा। ये अगर एरिया एस है तो यहाँ भी सर्कुलर पार्ट का एरिया ऐसे ही होगा, इधर भी ऐसे ही होगा। तो कुल मिला के ये ई इंटू एस प्लस 0 ई इंटू एस दैट इज क्यू बाई एप्सिलॉन 0, तो 2 ES दैट इज क्यू बाई एप्सिलॉन 0, इसलिए ई बराबर आ गया क्यू बाई 2 एप्सिलॉन 0 एस। ये आ गया, ये आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फार्मूला आ गया। परंतु आपको जानना चाहिए कि सिग्मा जो होता है वो क्यू बाई एस होता है, इसलिए अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ सिग्मा पुट कर दिया जाए तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ये आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आ गया, जिसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी या क्षेत्रफल आवेश घनत्व के रूप में ये बातें आ गई। यहाँ आपको ध्यान में आना चाहिए कि देखिए यहाँ पर अगर R दिखा रहे हूँ, इधर E दिखा रहे हूँ, तो दूरी के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हिसाब किताब है या क्या उस रूप में इसका संबंध है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ देखिए इस फार्मूले में कहीं R है ही नहीं है। इसका मतलब चाहे नज़दीक लिया जाए चाहे दूर लिया जाए, E की वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। और कांस्टेंट कितना रहता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 रहता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, स्पष्ट है कि अपरिमित आकार की आवेशित चादर माने शीट, याद रखिएगा, पतला एकदम पन्ना, पृष्ठ के रूप में आवेशित चादर का
वैद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर नहीं करता है, दूरी पर निर्भर नहीं करता है। इस बात का ध्यान रखिएगा और उम्मीद है ये डेरिवेशन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। और अगर समस्या लग रही है तो ये डेरिवेशन देखिए, समझिए, बताइए और जहाँ जो समस्या हो बिल्कुल पूछिए। और उम्मीद है डेरिवेशन आपको दिख रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। जहाँ दिक्कत हो बताइए और इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। तो बच्चों अभी भी आपने जो है वो अपरिमित आकार के चादर के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जाना। इसी में तीसरा केस आपका मिलेगा आपको एक समान आवेशित सुचालक प्लेट के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाली जाती है एक समान जो है वो आवेशित प्लेट के लिए। तो आइए हम लोग देखें एक समान आवेशित प्लेट के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाली जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये एक प्लेट है, पिछली बार चादर थी, अब की बार क्या है, ये प्लेट है। प्लेट माने कुछ थिकनेस होगी इसमें। देखिए इसमें हमने कुछ मोटाई ले लिया इस तरीके से, और ये प्लेट है और ये जो है चार्ज है। और चूंकि ये चालक प्लेट है, सुचालक प्लेट है, ध्यान देंगे, कंडक्टिंग, तो प्लेट आए वो भी कंडक्टिंग आए, इसका मतलब मोटाई भी होगी। और कंडक्टिंग माने इधर भी आपके आवेश होता है, दोनों साइड आवेश होता है। तो इधर भी आपके दोनों सरफेस पे, अंदर तो नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन आवेश दोनों सतहों पर जरूर होता है। तो यहाँ से r दूरी पर एक बिंदु P है, यहाँ पर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक एरिया S ले लेंगे, उतना ही सिमेट्रिकली यहाँ भी आपको लेना पड़ेगा और समान दूरी पर यहाँ भी लेना पड़ेगा। इसको अगर आप मिला देंगे तो आप देखें गॉसियन सरफेस किस आकार में आ गया। तो गॉसियन सरफेस फिर आपका ये बेलन के आकार में आ गया। यदि चालक प्लेट के लिए क्षेत्रफल आवेश घनत्व सिग्मा हो तो गॉसियन या गॉस का प्रमेय द्वारा, तो गॉस के प्रमेय द्वारा वैद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए गॉसियन सरफेस, गॉसियन पृष्ठ एक बेलन होता है। यहाँ भी आपका गॉसियन सरफेस एक बेलन है, फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस और ये वाला पृष्ठ थर्ड सरफेस, जो हम लोग पूर्व में भी इस काम को कर चुके हैं, ध्यान में होगा आपको। तो आइए इस पर हम लोग बात आगे बढ़ाएं। तो गॉस के प्रमेय से E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन 0। E डॉट डी एस ये फर्स्ट सरफेस के लिए प्लस सेकंड सरफेस के लिए E डॉट डी एस प्लस थर्ड सरफेस के लिए भी E डॉट डी एस
दैट इज क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन जीरो। ई डॉट डी एस फर्स्ट सरफेस के लिए अगर आप ध्यान देंगे तो डी एस बाहर की तरफ होगा और वैद्युत क्षेत्र भी यहाँ पर लेफ्ट साइड ही होगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट यहाँ पर एकांक आवेश को बाहर की तरफ अर्थात लेफ्ट की साइड में ही रिपेल करेगी। सेकंड सरफेस पे जो डी एस होता है वो परपेंडिकुलरली लंबवत ऊपर की तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी लेफ्ट होगा, क्योंकि ये प्लेट जो है इधर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखने पर लेफ्ट साइड में बल लगाएगी। और यहाँ डी एस राइट साइड में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी राइट साइड में ही है इस रूप में। तो उम्मीद है बात ध्यान में आ रही होगी आपको। तो यहाँ पर भी cos 0 डिग्री आ गया फर्स्ट सरफेस के लिए। सेकंड सरफेस के लिए ई जो है वो cos 90 डिग्री आ गया, चित्र में दिखाई पड़ रहा होगा सेकंड सरफेस के लिए। और थर्ड सरफेस के लिए ई डी एस cos 0 डिग्री, ये भी आपको ध्यान में आ रहा होगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। और अंदर चार्ज पे जरा आप सोचिए, यहाँ पर एक सरफेस इधर भी होगा क्योंकि प्लेट है ना, तो दोनों तरफ सरफेस होगा। तो क्यू इधर भी आ जाएगा, दूसरी सतह पर भी आवेश खरा तो सिग्मा है चालक प्लेट पर, दोनों तरफ बराबर से आवेश आ जाता है। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे दोनों तरफ चार्ज होगा, तो कुल मिला के चार्ज यहाँ पर 2q हो जाएगा। अब यहाँ पर ये E कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ds हो जाएगा, cos 90 0 आ जाएगा, यहाँ भी E ds आ जाएगा जैसे पिछले वाले में आपने किया था, q बाई एप्सिलॉन 0। तो 2es दैट इज इक्वल टू 2q बाई एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पर E बराबर जो आ जाएगा वो q बाई एप्सिलॉन 0 ऐसा आ जाएगा। ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो उम्मीद है कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा, ये कहीं कोई समस्या नहीं होगी। और इन्हीं कैलकुलेशंस को लेकर हम थोड़ा सा और आगे अगर बढ़ें तो ध्यान में आना चाहिए आपको कि यहाँ पर अब इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा दें तो ध्यान में आना चाहिए आपको कि यहाँ Q बाई एस यही तो आपका सिग्मा होता है, तब E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, ये आपका सुचालक प्लेट के लिए हो जाता है। तो यहाँ पर भी ग्राफ अगर E और R के लिए प्लॉट करेंगे तो जैसे पूर्व में बताए थे, तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, समांतर होगा, दूरी के परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये आपका ग्राफ बनेगा और उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। और इसी में अगर हम एक और हम बात कर दें और इसी में हम बात निपटा दें, बहुत लंबा नहीं खींचना चाह रहे हैं चीज़ों को, कि एक समान कुचालक प्लेट हो जाए अगर ये नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग प्लेट। देखिए इस सुचालक प्लेट थी, तो अगर कुचालक प्लेट हो जाए के लिए वैद्युत क्षेत्र बताना है, तो यहाँ आपको समझना चाहिए कि प्लेट तो रहेगी रहेगी, प्लेट में थिकनेस भी होगी, ये भी सही है। लेकिन चूंकि ये कुचालक है तो इसमें आवेश केवल एक ही साइड होगा, दूसरी साइड आवेश नहीं होगा। तो यहाँ पर जब गॉसियन सरफेस आप लेंगे तो उसमें आवेश केवल एक ही साइड का लिया जाएगा। तो अगर आप समझें तो सब कुछ वैसे ही करना पड़ेगा, कहीं कोई अंतर नहीं है। जैसे आपने पूर्व में किया था ds E, और यहाँ पर जो 2es आ जाएगा, q इनसाइड q बाई एप्सिलॉन 0 आएगा। तो E की जो वैल्यू आ जाएगी वो q बाई 2 एप्सिलॉन 0 ऐसा आएगी, या दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 वही आ जाएगा जो शीट के लिए आया था। तो सेम वही कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन यहाँ ध्यान रखेंगे यहाँ दूसरी सतह पर कोई चार्ज नहीं होगा, चार्ज केवल एक ही सतह पे होगा, दूसरी सतह पे चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा तो आपको समझना चाहिए, क्योंकि ये एक जो है वो ये कुचालक प्लेट है। कुचालक प्लेट होती है तो यहाँ पर चार्ज केवल एक ही सरफेस पे आता है, दूसरे सरफेस पे नहीं आता है। ये बात आपको अच्छे से दिमाग में आ जानी चाहिए। तो उम्मीद है ये दोनों डेरिवेशन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे, कहीं कोई समस्या नहीं होगी, दिखा होगा। इसके पहले मैंने आपको चालक प्लेट के लिए भी बताया था, शीट के लिए बताया था, यहाँ सुचालक और कुचालक प्लेटों के लिए बताया गया। दोनों बातें आपको समझ में आई होंगी। आइए एक और डेरिवेशन इसी से मिलता जुलता है वो भी आपको दिखा दें, तो ये आपका जो गॉस थ्योरम का पहला जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा हो जाएगा। तो इसमें क्या बताना है मुझको,
पांचवा जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे आपको ध्यान में आएगा, मेरे समझ से पांचवा कॉन्सेप्ट ही है। हाँ बिल्कुल, पहला था रेखीय चालक के लिए, दूसरा था अगर आपको याद हो तो अपरिमित आवेशित शीट के लिए, चादर के लिए। इसके बाद तीसरा जो आपको बताया मैंने वो सुचालक प्लेट के लिए बताया, और चौथा जो बताया हुआ है कुचालक प्लेट के लिए बताया। अब आपको आवेशित कुचालक प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र ये कैसे निकालेंगे, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो आवेशित कुचालक प्लेटों के कारण, तो जरा ध्यान देंगे, एक प्लेट आपकी ये हो गई, इस पर पॉजिटिव चार्ज मैंने दे दिया सिग्मा 1, सरफेस चार्ज एनर्जी सिग्मा 1। यहाँ एक और प्लेट है, इस पर भी हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा 2। यदि दो कुचालक प्लेटें एक व दो पर आवेश पृष्ठ घनत्व क्रमशः आवेश पृष्ठ घनत्व क्रमशः सिग्मा 1 व सिग्मा 2 हो तो चित्र में निर्दिष्ट क्षेत्रों एवं 3 में वैद्युत क्षेत्र, देखिए आप 3 क्षेत्र ले रहा हूँ, ये 1 है, बीच में 2 है, इधर 3 है। तो यहाँ पर जो क्षेत्र होगा वो पहली प्लेट के नाते भी लेफ्ट साइड में और दूसरी प्लेट के नाते भी लेफ्ट साइड में। तो वैद्युत क्षेत्र कैसे निकाला जाता है, ध्यान देना चाहिए कि यहाँ एकांक धनात्मक आवेश लेंगे, पहली प्लेट भी इसको रिपेल करेगी और दूसरी प्लेट भी धनात्मक है तो इस धनात्मक आवेश को रिपेल करेगी। तो इस पार ऐसे तीसरे वाले बिंदु पर अगर गौर करेंगे तो पहली प्लेट भी इसको राइट की साइड में रिपेल करेगी और दूसरी भी इसको राइट साइड में रिपेल करेगी। दूरी पर डिपेंड होता नहीं है, इसलिए E1 और E2 ही जो है वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। तो E बराबर आ जाएगा E1 प्लस E2, और E1 है कितना, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और ये आ जाएगा सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। और आप देख रहे हैं कि एक वाले में ये लेफ्ट साइड आएगा और 3 वाले में ये राइट साइड आएगा। तो E की वैल्यू आ कितना गई, दैट इज सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये दोनों का परिणामी जो है वो आपका वैद्युत क्षेत्र के लिए हो गया। और अगर सेकंड रीजन दोनों के बीच में समझिए तो पहली प्लेट के नाते E1 इधर हो जाएगा, दूसरी प्लेट के नाते E2 इधर हो जाएगा। तो परिणामी अब की बार देखिए घटने का मामला आ गया, पुनः दोनों प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र जो आ जाएगा बहुत क्लियर है कि यहाँ पर एकांक धनावेश लीजिए, पहली प्लेट उसको राइट रिपेल करेगी, दूसरी प्लेट इसको लेफ्ट रिपेल करेगी। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो E आ जाएगा, जो भी ज़्यादा होगा, मान लो अगर सिग्मा 1 ज़्यादा है तो E1 माइनस E2 आ जाएगा, और इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो E की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये आपकी वैद्युत क्षेत्र के लिए अलग अलग फार्मूले आ जाएंगे। उम्मीद है आप अच्छे समझे होंगे, कहीं कोई समस्या नहीं होगी।
और जहाँ कोई कन्फ्यूजन है इन वीडियोस को आप बार बार देखिएगा, समझिएगा और ज़रूर पूछिएगा, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। लॉकडाउन में आप लोग घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अध्ययन को आप जारी रखिए। थैंक यू सो मच।